सभी को नमस्कार। आज है 19 मई 2020 और मैं प्रोफेसर चिराग मित्तल अपनी माँ स्वर्गीय माँ श्रीमती उषा मित्तल की बायोग्राफी वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह बायोग्राफी उनकी मैंने अभी रिसेंटली 10 दिन पहले 10 मई यानी मदर्स डे पर लिखी है, जिसमें मैंने कोशिश की है कि अपनी याददाश्त और सब लोगों से जानकारी प्राप्त करके उनके जीवन को कुछ शब्दों में संकलित किया जा सके। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ उनकी कुछ शिक्षाओं से जो उन्होंने मुझे बचपन में दी। सबसे पहली उनकी शिक्षा थी कि जिस घर में साफ सफाई नहीं होती, शांति नहीं होती, वहाँ कभी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। जब कभी भी लक्ष्मी आती है तो उसके साथ उसका वाहन उल्लू हमेशा आता है। समझदार इंसान वो है जो लक्ष्मी को तो पास में रखे मगर उल्लू को दिमाग पर ना बैठने दे, अर्थात उसे उड़ा दे, यानी कि सब दुर्गुणों को उड़ा दे। और अगली शिक्षा उनकी कि कभी भी किसी गरीब का जिंदगी में कभी भी हक मत मारो। आगे उनकी बायोग्राफी शुरू करते हैं। 1947 23 अप्रैल 1947 22 दिसंबर 1947 से 23 अप्रैल 2020 तक का उनका जीवन काल। एक ऐसी सफल महिला मेरी माँ श्रीमती उषा मित्तल, जिनके सर से बचपन में ही उनके माँ बाप का साया उठ गया। 2 बहनें थी वो, उषा और प्रभा। हालांकि मेरी माँ बड़ी थी लेकिन छोटी बहन प्रभा के मुकाबले कम सुंदर और उनकी तरह वो होशियार भी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने किस तरीके से अपना एक कैरियर बनाया, एक सफल परिवार बनाया और अपना एक सफल जीवन जिया, तो वह कठिन परिस्थितियों में लड़ने वाली एक अनुपम उदाहरण है। हम अध्ययन के लिए उनके जीवन काल को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला काल उनका जीवन और शादी तक का काल, दूसरा काल उनका कैरियर और तीसरा उनका निर्वाण काल। पहला जन्म जैसे कि पहले बताया कि 22 दिसंबर 1947 को वो पैदा हुई। कैथल के कानूनगो मोहल्ले में बिंदलिश परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो मेरी नानी यानी कि उनके माता जी कृष्णा और नाना जी ओम प्रकाश थे। उनके बाद एक और बेटी हुई उनकी, बड़ी बेटी का नाम उन्होंने उषा रखा जो मेरी माँ, और दूसरी बेटी प्रभा। मेरी नानी कृष्णा वे शाहबाद के एक बहुचर्चित बहुप्रतिष्ठित शराफ परिवार से थी। वो और कम उम्र में ही, छोटी उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी मेरे नाना ओम प्रकाश जी से। अब ओम प्रकाश जी मेरा नाना, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें कि वे कुल मिला के 5 भाई थे पांडवों की तरह। 2 सगे भाइयों में वो सबसे छोटे और 3 उनके और सौतेले भाई थे। तो उनकी शादी कम एज में ही हो गई नानी माँ से, लेकिन 2 बच्चियाँ हो गई। पर उस टाइम पे क्योंकि कम एज में शादी हो गई थी तो पढ़ाई वढ़ाई भी शायद नानी माँ की ठीक से नहीं हुई होगी। तो उस टाइम पे कुछ परिवार के तनाव, कुछ दुकान का तनाव से मियाँ बीवी में तनाव रहने लगा, कुछ झगड़े हुए होंगे। तो जैसा हमारे सुनने में आता है कि एक बार नाना ओम प्रकाश ने कहा कि आज तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, जान दे दूँगा अपनी। नानी कृष्णा ने परवाह नहीं की इस बात की और खबर आई कि नाना ने अपनी जान दे दी है। बड़े अफसोस की बात कि किस तरह से एक छोटी सी बात पे अपनी अहम के ऊपर, अशिक्षा ना होने के कारण या मामूली तनाव के ऊपर उन्होंने अपनी जान दी। उसके बाद जो हमारे मंझले ताऊ जी थे, उनके मंझले नाना ताऊ यानी कि हेमराज, उन्होंने नानी कृष्णा से शादी की जिद की। पर ओम प्रकाश नाना के बड़े भाई
पृथ्वीपाल जी ने इस रिश्ते से सख्त रूप से अस्वीकार कर दिया। घर में कलह बढ़ा, भाइयों भाइयों में झगड़े हुए, तो मेरे पड़नाना शाहबाद से कैथल आए और नानी कृष्णा और दोनों बेटियां उषा प्रभा को अपने साथ में शाहबाद ले गए। वहाँ पे कुछ टाइम के बाद उन्होंने नानी कृष्णा का रिश्ता पानीपत के साहूकार रामेश्वर चंद्र अग्रवाल के साथ कर दिया। नाना रामेश्वर हालांकि पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने नानी कृष्णा को तो अपनाया, पर मासूम उषा और प्रभा को नहीं। तो उषा प्रभा दोनों बिन माँ बाप के रह गई और शाहबाद में ही नाना के साथ में रहने लगी। उधर नानी कृष्णा ने पानीपत में रहते हुए 4 बच्चे को जन्म दिया। सबसे बड़े मेरे रजनीश मामा बने, उसके बाद सतीश मामा, फिर संजय मामा और उससे छोटी सुषमा मौसी। यहाँ पे अब चूँकि उषा प्रभा दोनों अकेली रह रही थी बिना माँ बाप के, केवल नाना के पास, जो हमेशा दुकान में बिजी रहते थे। उधर कैथल में उनके ताऊजी, सगे ताऊजी पृथ्वीपाल और उनकी पत्नी कस्तूरी, उनके 3 बच्चे हुए। सबसे पहले बड़ा ललित मोहन मामा जी, उसके बाद मनमोहन मामा जी और उसके बाद में जगमोहन मामा जी। मगर उनके कोई कन्या नहीं थी। उन्होंने बात की नाना जी से, मेरे परनाना जी से, कि क्यों ना आप हमें एक बेटी गोद दे दो। तो मेरे नाना जी ने, परनाना जी ने इस मौके का लाभ उठाया और दोनों ही बेटियां उषा और प्रभा नाना पृथ्वीपाल और नानी कस्तूरी को गोद दे दी। इस तरह से मेरे मामा और मौसियों की कुल संख्या टोटल 8 हो गई। यहाँ पर अब मेरी माँ की पढ़ाई अब कैथल में दोबारा आ गई, कैथल में पढ़ाई शुरू होने लगी। अब हम सेकंड स्टेज पर आते हैं उनके कैरियर के स्टेज पे। कैरियर, थोड़ा सा स्लाइड को नीचे कर लें, जस्ट सेकेंड। आगे देखते हैं। हाँ, अब उनकी शादी, हालांकि मैंने इसमें अरेंज कम लव मैरिज लिखा है। काफ़ी विवाद है इस बात पे, क्योंकि मेरे मामा जी सब कहते हैं कि भाई ये तो अरेंज मैरिज थी, लव नहीं थी, क्योंकि शादी से पहले लव में तो दूल्हा दुल्हन के बीच में बात होती है, यहाँ तो कोई बातचीत हुई नहीं। आई एग्री, बट स्टिल आई हैव एसोसिएटेड विद लव मैरिज। इसे आप सुनेगा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस, कि क्यों लव मैरिज में ऐसे कहता हूँ। मेरे पापा श्री महावीर प्रसाद मित्तल उस वक्त कैथल में पोस्टेड थे एज एन एसडीओ बिजली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, और मेरे मामा जी, मनमोहन मामा जी, जो उनके कोलीग हैं, उनके साथ में ही वॉज हिज फ्रेंड। तो उनके साथ में उनके घर पे आते थे और मंडी में जाया करते थे। वहाँ वो मिलते थे मम्मी उषा से, मौसी प्रभा से। हालांकि बात कुछ खास कभी हुई नहीं, बट उस वक्त क्या हुआ कि घर में आते थे, बात होती थी। तो मेरी माँ की बुआ का रिश्ता आ, आ, मेरे पापा के लिए चलाने की बात मेरे नानी से की गई। हाँ, तो वो रिश्ता दिया था मेरी नानी कस्तूरी की सास ने, दिया था मेरी माँ की बुआ के रिश्ते के लिए मेरे पापा से। कुछ रिश्ते में लंबा चौड़ा रिश्ता था, 5 उनके भाई थे, तो काफ़ी, आई डोंट नो बुआ का नाम क्या था। अब मेरी नानी कस्तूरी माँ ने समझदारी दिखाई और कहा कि अगर मुझे एसडीओ लड़के से लड़की ब्याहनी ही है, तो मैं अपनी बड़ी बेटी उषा की शादी क्यों ना कराऊं। और उन्होंने मेरी मम्मी उषा के रिश्ते की बात पापा से की। पापा ने कहा कि इसका फैसला, मैं तो सहमत हूँ, मगर इसका फैसला मेरे पिताजी श्री तोखराम, जो जोजू गांव में रहते हैं चरखी दादरी में, वो करेंगे। अब उस रिश्ते की बात करने के लिए छोटे मामा जगमोहन और मेरे पड़नाना शाहबाद से केशव राम जी, वो दोनों रिश्ता लेकर जोजू गांव में गए। अब मेरे दादाजी तोखराम बहुत सख्त थे। कुछ उनकी बात पे विवाद हुआ, जैसे मेरे सुनने में आया, शायद दहेज की बात पे रहा होगा, लेन देन की बात पे रहा होगा।
लेकिन कुछ केशवराम जी, क्योंकि वो भी काफ़ी प्रतिष्ठित शराफ थे, तो वो भी ज़्यादा झुकने को तैयार नहीं थे, तो बात कुछ अनबन हुई और वो रिश्ता खारिज हो गया। तो दोनों ही केशवराम जी और परदाना और मेरे मामा जगमोहन निराश परेशान वापस आ गए और सारी बात बताई। अब पापा की इच्छा हुई बात करने के लिए, पापा ने कहा ठीक है बात करूँगा। बात करने की कोशिश की, हालांकि दादाजी तो खराम बहुत सख्त व्यक्ति थे, पर पापा ने बड़ी हिम्मत करके बात की। तो खराम जी दादाजी ने कहा कि भाई मैं रिश्ते के लिए हाँ क्यों करूँ, क्या तू उससे प्यार करता है? तब पापा ने बड़ी हिम्मत करके कहा हाँ, मैं प्यार करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ। बस इतना सुनना था। और दादाजी ने कहा ठीक है मैं रिश्ते के लिए हाँ करता हूँ, और वो रिश्ता लेकर खुद कैथल आए और कहा कि मैं रिश्ता स्वीकार करता हूँ और केवल 1 रुपया पर मैं रिश्ता करूँगा। और उन्होंने 1 रुपये से ज़्यादा कुछ भी शादी में नहीं लिया। दैट वॉज ए रियली वेरी बिग अचीवमेंट। अब यहाँ से द्वितीय चरण शुरू होता है। शादी 1970 में शादी हुई। उसके बाद 1971 में दीदी यानी कि बिट्टू दीपिका दीदी उनको जन्म दिया। 1977 में मैं दृष्टिबाधित चिराग, और 84 में नेहा पैदा हुई। अब ससुराल में उन्हें 2 सगे देवर, 4 सगी बुआएं, 2 सगे देवर खेम चाचा और राम चाचा, और 4 सगी बुआएं ओमवती बुआ बारडा से, सुशीला बुआ रोहतक से, रामगिरी बुआ पानीपत से, और एक बुआ हमारी स्वर्गीय कलकत्ता वाली बुआ, और 2 चचेरे देवर मेरे चाचा हरी चाचा और चमन चाचा, और 5 बुआएं चचेरी बुआएं यानी कि चचेरी ननद उनको इस रिश्ते में प्राप्त हुई। तो कुल मिला के एक बहुत लंबा चौड़ा परिवार मेरी माँ का हो गया। अब उन्होंने दीदी के होने के बाद, दीपिका के होने के बाद, छोटी सी गुड़िया को लेते हुए बीएड की पढ़ाई शुरू की, और काफ़ी दूर बाय बस वो ट्रैवल करके 40 किलोमीटर, उस टाइम पोस्टिंग शायद उनकी फतेहाबाद में थी, फतेहाबाद से 40-45 किलोमीटर ट्रैवल करके बाय बस वो हिसार में बीएड करने के लिए आया करती थी जाट कॉलेज में। तो काफ़ी संघर्ष के समय में पढ़ाई की छोटे बच्चे के साथ में। जब भर्तियाँ निकली, भर्तियों में लेक्चरर की वैकेंसी निकली। वैकेंसी में हालांकि वैकेंसी सिर्फ एक ही थी, बट जॉब लगाने में मेरे दादा श्री तोखराम की काफ़ी प्रमुख भूमिका रही। उनके प्रयासों की वजह से उस एक सीट को बढ़ा के 2 सीट करवाई गई, और सेकंड सीट मम्मी श्रीमती उषा मित्तल को प्राप्त हुई। अब उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य किया कैरियर में, और परिवार का भी फर्ज निभाया। एक वफादार बहू का फर्ज निभाते हुए सालों तक अपनी पूरी तनख्वाहें उन्होंने अपने परिवार को दी, जिससे सभी चाचाओं और बुआओं की शादियों में काफ़ी हेल्प मिली। और कैरियर में उन्होंने काफ़ी तरक्की की। 1993 में वो मंडी डबवाली के अंदर प्रमोट होकर प्रिंसिपल की पद पर पहुंची। फिर अलग अलग शहरों में उन्होंने प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया। हिसार में एसडीओ एजुकेशन की पोस्ट पे काम किया, और उसके बाद में प्रिंसिपल डाइट मातृश्याम की पोस्ट से वो रिटायर हुई। लेकिन इतनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी उन्होंने कभी भी ऑफिस की टेंशन्स को घर में नहीं आने दिया। दैट वाज रियली वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। और परिवार के लिए उन्होंने हम तीनों बच्चों को बहुत अच्छे से संभाला, पूरे ज़माने से उनको सुरक्षित रखा। हालांकि परिवार में छोटी उम्र में माँ बाप का साया ना होने की वजह से वे, क्योंकि वे उन्होंने और माओं की तरह हमें वैसा लाड़ प्यार नहीं किया, हगी करने का, किस करने का, जैसे आमतौर पे सारी माएँ करती हैं। शायद इस वजह से, क्योंकि उन्हें कभी नानी की गोद में उनकी हगी शगी का मौका इतना शायद ना मिला हो, हम शायद आज ये बात कह सकते हैं शायद हम। लेकिन उनका ध्यान हमेशा खाने पीने में, बच्चों की सेवा के लिए, उसके लिए बहुत रहता था। ख़ास तौर पे उन्होंने हमें, जो हम याद करते हैं उनके आइटम्स को, अंडे के परांठे, बेसन के चीले, दही भल्ले, वो खुद बना बना के खिलाया करते थे।
खाने का उन्होंने बहुत ज़्यादा है। ये आज मजाक में कहते हैं एक्सेस था, बट दैट वाज रियली 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 वेरी नाइस। मॉम आई लव यू। आगे हम हम बच्चों की शादियां टाइम पे कर दी उन्होंने। सबसे पहले 1993 में उन्होंने बड़ी बेटी दीपिका की शादी जब मंडी डबवाली में पोस्टिंग थी तब की। तब उनके जवाई राकेश अमेरिका में रिश्ता किया, राकेश गोयल पंजाबी बनिए। उसके बाद सन 2001 में मेरी शादी की, रिश्ता हनुमानगढ़ से लिया, पत्नी मोनिका जिसने हमेशा काफ़ी अच्छी सेवा की मम्मी की। और उसके बाद 2011 में नेहा की शादी सफ़ीदों से रिश्ता लिया, हिसार में शादी की, जो अग्रवाल गर्ग अग्रवाल परिवार हैं। चंदन अम्मा चंदन के रूप में जमाई मिले, जिनकी पोस्टिंग सियाटल अमेरिका में है। आगे आगे अपने ग्रैंडफादर्स के रूप में बात ग्रैंड मदर के रूप में अगर बात करें, अपने जीते जी वो नानी बनी। सबसे पहले दीदी के अमन और ऋषि की नानी बनी। उसके बाद मेरे बच्चे यानी कि पर्ल, रिया, प्रिया और पर्ल की नानी बनी, सॉरी दादी बनी। और उसके बाद नेहा के बच्चे कुश और त्रिशा, पहले त्रिशा फिर कुश की नानी माँ बनी। तो इस प्रकार से जीते जी पूरा भरा पूरा परिवार उन्होंने एंजॉय किया। अब लास्ट वेरी ट्रेजिक फेस, उनका निर्वाण काल। रिटायरमेंट होने के बाद, मम्मी पापा दोनों के रिटायरमेंट के बाद 2012 में पापा नोएडा दिल्ली में शिफ्ट हो गए, तो उनके साथ ही वो भी दिल्ली में शिफ्ट हो गए। और यहाँ के पोल्यूशन कह लें या किसी भी बात से कह लें, वी डोंट नो द कॉज, बट उन्हें पार्किंसन डिजीज़ हो गई। ये एक लकवे की डिजीज़ है जिसमें छोटे छोटे लकवे के तौर पे बढ़ते जाते हैं और शरीर अंत में पैरालाइज्ड हो जाता है। और धीरे धीरे उनका पैरालिसिस पार्किंसन सीबीडी बढ़ती गई और 2000 लेट 18 और 2019 के अंदर वे कम्प्लीटली बेड पर आ गई। सो उनका पेन बढ़ता गया। हम मोना यहाँ पर थी, काफ़ी सेवा की, उनकी दवाइयाँ दिलाई, बट हम उनकी पेन को दवाइयों से कम तो कर सकते थे, लेकिन उनके पेन को सिर्फ वही महसूस कर पा रही थी। अंत में उनका बोलना भी छूट गया था पिछले 6 महीने से, और हाथ पैर मुड़ने शुरू हो गए। जस्ट घाव हो जाते थे तो हड्डियाँ भी उनके घावों से दिखनी शुरू हो जाती थी। तो दैट वाज रियली रियली वेरी ट्रेजिक फेज। और बट दिमाग उनका ठीक काम कर रहा था, पहचानती थी हमें। सो बट क्या कहें। और आखिर में 23 अप्रैल 2020 को उन्होंने घर में ही सबके साथ में, रिया, प्रिया, पापा, मोना, इन सभी के साथ में सेवा करते हुए, सेवा कराते हुए इनसे बिल्कुल शांति से अपने प्राण त्यागे। तो 2 दिन पहले भी सांस में आने दिक्कत हो गई थी, बट क्या कहें, एन मौके पे वो गए। हम ये कह सकते हैं कि शायद वो कम पेन से गए होंगे, बट ऐसा है नहीं, पेन तो उनको वाकई में था। अभी भी भले ही आज उनका शरीर हमारे साथ में नहीं है, मगर उनकी आइडेंटिटी, उनका हाथ, उनका आशीर्वाद हमारे साथ आज भी है और हमेशा रहेगा। और जब भी हमें लाइफ में कोई भी डिसीज़न लेना होगा तो हम एक अम्मा टेस्ट करते हैं कि अगर मेरी माँ ज़िंदा होती, मुझे देख रही हैं, आज भी ज़िंदा हैं, वो ऊपर हैं, और वो इस काम के लिए कोई भी डिसीज़न लेना होगा कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो क्या कहेंगी। और जो वो कहती हैं, जो वो कहेंगी, उसी के अकॉर्डिंगली हम आज भी डिसीज़न लेते हैं और हमेशा डिसीज़न लेते रहेंगे। वी लव यू मॉम, वी लव यू।